बॉलीवुड में स्क्रीन पर परेश रावल को हम सबों ने तमाम किरदार करते हुए देखा है। भगवान भी किसी को न ठग सके, इस अंदाज में ओ माय गॉड फिल्म में जब लोगों ने इन्हें देखा तो उसके बाद एक अलग छवि आती हुई दिखाई दी। परेश रावल इस वक्त न्यूज नेशन पर हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। आपने सबसे पहले जैसे ही आपकी बात सामने आई कि आप उम्मीदवार बन रहे हैं संसद में चुनाव के लिए, उसके साथ आपने कहा कोई खोटा काम नहीं करूंगा। क्या मतलब था इसका? खोटा काम नहीं करूंगा क्योंकि हमने देखा है जो लोग आते हैं वो खोटा काम करते हैं। मैं खोटा काम नहीं करूंगा, हमने देखा है। और मैं खोटा काम करने के लिए नहीं आया हूं। मेरे से काम नहीं होगा, मैं कुर्सी छोड़ के उतर जाऊंगा, एक पल भी नहीं टिकूंगा, वहां पे नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं लोगों का काम करने के लिए आया हूं। अगर मुझसे काम नहीं होता है दो हाथ जोड़ के निकल जाऊंगा। कुर्सी के लिए नहीं आया हूं, कहने का मतलब उतना ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल वाला मामला हो जाएगा? नहीं, केजरीवाल साहब ने तो जानबूझ के छोड़ा था जी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा था उनका। तो आप ये कह रहे हैं कि आप किसी के लिए कोई भी गलत काम कभी नहीं? गलत काम होगा नहीं। एक बात और आपकी बड़ी सामने आई थी, आपने कहा था कि मन करता है कि सारे पॉलिटिशियन को गोली मार दो। अब हाँ, मन करता है, सभी का मन करता है। यहाँ जो बैठे हैं सबको ये मन करता है कि जो खोटा काम करे उसको गोली मार दे। सबका मन करता है, उसमें कोई खोटी बात नहीं। लेकिन अब जब मैं पॉलिटिशियन बना हूं या मैं जब बनने जा रहा हूं तो जिम्मेदारी के साथ ये कहना उचित नहीं होगा। गोली मार देने का मतलब होता है कि उनको नजर के सामने से हटा दे। तो मार देने का मतलब अलग होता है। बिल्कुल नहीं। क्या उस वक्त बहुत क्षुब्ध हो गए थे आप? राजनीति से बड़े उदासीन हो गए थे? क्या हुआ था? या मुझे बताइए ऐसी कौन सी राजनीति चली है जिससे आदमी प्रफुल्लित हो जाए या खुश हो जाए? कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो हमारे पास, जिसके काम की वजह से आपको अच्छा लगता है कि चलो भैया ये बंदा काम कर सकता है जी। वरना आप देखिए ना, इतने साल हो गए आजादी को और इतनी गुर्बत है, इतनी परेशानी है, पीने का पानी तक नहीं मिले आपको। ये क्या बात है? तो ये जो राजनीति हो रही है और इसमें से कई सारे ऐसे किरदार आपने स्क्रीन पर भी अदा किए जिसमें कि वो भ्रष्ट राजनेता में तो आप बड़े माहिर हैं। खास करके लालू जी की जो भूमिका आपकी होती है वो तो अजीब और गरीब होती है। तो आपको लगता नहीं कि जो चीज आप स्क्रीन पर दिखा रहे थे वही तो हकीकत थी? नहीं, देखिए स्क्रीन पर तो मैं डायलॉग मार के पैसे लेके घर चला जाता था। यहाँ पे जब मैं लोगों के सामने आता हूँ, जब लोगों से मुखातिब होता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपका प्रॉब्लम दूर करूंगा तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। और मैं अगर वो पूरी नहीं करता हूं तो फिर मैं खोटा आदमी हूं। वहां पे तो मैं चला गया, लेकिन यहां पे तो बोलने के बाद बात बनती। वहां पे तो बोलने के बाद डायरेक्टर ने कह दिया कि ओके शॉट, मैं भूल गया, सब पैसे गिन के घर पे चला गया। यहां पे ये बात नहीं होती है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग और खास करके आपके जो विरोधी लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि एक यहां पर अच्छे खासे स्थापित भारतीय जनता पार्टी के सांसद को आपने खिसका दिया और आप खुद यहाँ पर आ गए क्योंकि आप बड़े नजदीकी हैं मोदी साहब के। क्या ये बात है? नहीं, मैं मोदी साहब के नजदीक हूँ या मोदी साहब के साथ मैं उनका दोस्त हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले तो टिकट देना या नहीं देना वो पार्टी का मसला है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हिंदुस्तानी लोकशाही के अंदर कोई भी आदमी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। मनमोहन सिंह जी आसाम से है, बैठते हैं, दिल्ली में बैठे थे ना, तो फिर कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने तो किराए का मकान लिया था, आपने अपना खरीदा कि किराए का लिया? नहीं, मेरा तो ऑलरेडी घर है यहाँ पे जी। मेरा तो घर है, 2 घर है, 2 ऑफिस है जी। और ये तो हमारे जो दोस्त थे दिलीप भाई, उन्होंने दिया हुआ है, ये किराए पे नहीं है। तो ये बताइए, लोग फिर क्यों आरोप लगाते हैं आपके ऊपर, खास करके आपके जो विरोधी हैं, कि आप तो बाहर के हैं? नहीं, बाहर के मतलब मेरी समझ में नहीं आती। सोनिया जी कहाँ से? वो तो भारतीय हैं, हर कोई यही कहता है। तो मैं वही कहता हूँ, हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति ऐसी रही है कि हमारे वहां जो भी कोई आता है हमारा मेहमान बन के रहता है जी। हमारे दिलो दिमाग में छाया हुआ रहता है, अतिथि देवो भव है। तो सोनिया जी अगर इटली की है, उसे उनको हमने अपना लिया है, अपना बना लिया, अपना समझ लिया है। तो फिर मैं तो पलियर गांव का हूं, इधर बाजू में जो गांव है वहीं का हूं, गुजराती हूं। पर लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड के जो तमाम सितारे होते हैं वो जाते हैं जनता के बीच में, लोकप्रिय बहुत होते हैं, लोग बड़े पसंद करते हैं उनको। आपको भी देखते होंगे तो भीड़ लग जाती होगी लोग वहां लगती है। और उसके बाद फिर जैसे ही चुन गए उसके बाद गायब। धर्मेंद्र जी के बारे में यही बातें सामने आती थी। अब राज बब्बर जी के बारे में क्यों नहीं कहते? तो पूरा डट के काम करते, वो डट के काम करते। हेमा जी की 100% अटेंडेंस है, जया बच्चन जी की 100% अटेंडेंस है। देखिए, हम एग्जाम्पल ऐसे लोगों का न ले तो अच्छे लोगों का एग्जाम्पल है। कम से कम एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि मुझसे हो ही नहीं सकता। हाँ, अमिताभ बच्चन ने कहा कि मुझसे तो हो ही नहीं सकता भाई। देखिए, अमिताभ बच्चन जी ऐसे कमिटेड है, वाकई कोई बड़ी मुश्किल रही होगी, नहीं तो वो ऐसे निकल जाने वाले आदमी नहीं है जी। कुछ बड़ी मुश्किल कोई तो रीजन रहा होगा जी, नहीं तो अमिताभ बच्चन जैसे इतना कमिटेड आदमी है, तो मैदान छोड़कर कोई भागेगा नहीं।
और मैं तो मेरा जो भाषण है तो उसमें मैं बिगिनिंग से कहता हूं कि आप देख रहे हैं फिल्म स्टार को, सुन रहे हैं किसी सुलझे हुए उम्मीदवार को, जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहता हूं, अगर मेरी बात आपके गले उतरती है, आपके तर्क पे खरी उतरती है, तो ही आप मुझे वोट दीजिए, क्योंकि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं। मैं फिल्म स्टार के, हाय भैया फिल्म स्टार है, पॉपुलर रहता है, लेकिन पॉपुलर आदमी अगर उतरता है तो उसमें बुराई क्या है? आप ये देखिए, अच्छा आदमी उतरता है कि बुरा आदमी उतरता है, ये देखना चाहिए। अच्छा, ये जो एक परसेप्शन बन जाता है कि सितारे जो हैं वो जरा जमीन पर उतरते नहीं हैं, आसमान में ही रहते हैं, क्या आपको लगता है कि आप लोग जमीन पर काम कर पाते हैं? भैया जो भी मुझे जानता है, आप फिल्म इंडस्ट्री में किसी से भी पूछ लीजिए, ड्रामा इंडस्ट्री में किसी से भी, जो मुझे जानता है वो तो कहता है कि भैया ये आदमी बहुत सीधा साधा है, बड़ा सरल है। और मैं ये समझता हूं कि काम करने के लिए जमीन पे रहना या हवा में उड़ना, काम करने के इरादे होने चाहिए यार। फिर कहीं से भी उड़ के काम करो या बैठ के काम करो, काम तो हो सकता है, आसानी से हो सकता है, तो काम करके दिखाओ, बात खत्म हो जाती है। मोदी जी और आपके बीच में संबंध क्या है भाई? सबको इतनी उसकी बातें क्यों कर रहा है? मतलब क्या आप लोग दोस्त हैं? क्या कहें हम लोग, और क्या क्या परिभाषा दोस्त हैं न मेले में बिछड़े हुए भाई है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो आपने यहाँ पे भड़ा, अरे राम उधर श्याम, कुछ ऐसा नहीं निकला क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब अहमदाबाद आता हूं, मैं इतनी बार अहमदाबाद आता, मैं बड़ी मुश्किल से उनको 5 या 6 बार मिला हूं जी, बिकॉज ही इज अ पोएट ऑल्सो, नंबर 1 जी। तो उनकी कविता को लेकर भी बात होती है। और जब बंबई आते हैं, मैं एक भी बार नहीं मिला हूं जी। और मुझे वो आदमी अच्छा लगता है कि यार वो आदमी काम करता है, उनके इरादे हैं काम करने के, वो काम करता है। तो जब एक अच्छा आदमी मिलता है तो हमको खुशी होती है, और कुछ नहीं है, और हमको कोई लेना देना नहीं है। कल भी अगर कोई कहे, कल अगर मोदी साहब कहे कि अगर मैंने चुनाव जीत लिया, उसके बाद मोदी साहब कहे कि भैया ये ठीक नहीं और उतर जाओ, मैं 1 सेकंड में उतर जाऊंगा। मैं एक बात यहाँ पे बता दूं आप सभी लोगों को कि मैं पॉलिटिकल करियर बनाने नहीं आया हूं जी। मैं चुनाव जीतूंगा, मैं 5 साल में लोगों का काम करूंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं पॉलिटिकल करियर बनाऊं या कोई मिनिस्ट्री ले लूं, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। क्योंकि मैं अब तक जी एक्टिंग में रहा हूं, बड़ी मुश्किल से मुझे अब एक्टिंग आ गई है थोड़ी बहुत, तो ये छोड़ के मैं वो करूंगा। अब आपका दूसरा सवाल ये होगा कि आप एक्टिंग करेंगे, ये कैसे संभालेंगे? नहीं, वो मैं नहीं करूंगा भाई क्योंकि सारे सवाल तो आपको पहले से पता होते हैं। नहीं, लेकिन अच्छी बताइए, आपने कहा कि आप सक्रिय राजनीति में बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, आप एक्टिंग को प्रमुखता देंगे, अगर आप ये कह रहे हैं। नहीं, मैं एक्टिंग छोड़ूंगा नहीं, मैंने ये कहा है। देखिए प्राथमिकता क्या होती है, अभी आप समझ लीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर कम से कम आपके 200 दिन चाहिए जी, बाकी के रहते 165 दिन जी। एक कैरेक्टर एक्टर होने के नाते हमारी जरूरत किसी भी फिल्म के अंदर 15 से 20 दिन की होती है जी। वो हिसाब से मैं कम से कम 8 या 9 फिल्म में काम कर सकता हूं। बिल्कुल ठीक है, तो मैं वैसे भी 5 या 6 फिल्म में काम करता हूं, तो और 3 फिल्में और मैं कर लूंगा, और क्या बात हो गई। दूसरी बात होती है कि आदमी कहीं भी रहे, मैं अलास्का में रहूं, अंधेरी में रहूं, अहमदाबाद में रहूं, कि कहीं भी रहूं, मुझे काम करना है। जब मैं पार्लियामेंट में रहूंगा तो यहां पे कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा ना, यहां पे मेरी टीम रहेगी, मेरे प्रोफेशनल लोग रहेंगे, वो सब कमिटेड लोग हैं। अच्छा, मोदी जी के बारे में फिर वापस आते हैं। आपने कहा आपको काम करते हैं इसलिए बहुत पसंद आते हैं, और ऐसी क्या चीज है मोदी जी के बारे में जो आपको पसंद आती है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो मोदी जी को लेकर बड़ी अलग अलग राय रखते हैं। देखिए, अलग अलग राय बनाना उनका काम है, उनकी रोटियां सेकते रहते हैं वो जाने। मुझे मोदी जी से एक बात से मैं ज्यादा पसंद करता हूं कि मन में इरादे हैं। और कांग्रेस के पास 65 साल 65 साल की सरकार थी, इतनी बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस के अंदर भी अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं केजरीवाल साहब की तरह ये नहीं कहूंगा कि हम ही सब दूध के धुले हुए बाकी सब चोर है, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी अच्छे लोग हैं। तो इतनी बड़ी पार्टी है, लाखों की तादाद में कार्यकर्ता है उनके पास, इतने पैसे हैं, इतना नेटवर्क है, इतना नाम है, उसके बावजूद ये देश में काम क्यों नहीं हुआ? इरादे ही नहीं होंगे ना, और क्या हो सकता है? और मोदी साहब ने 10-12-14 साल के अंदर ये गुजरात के अंदर काम करके दिखाया, क्या था? इरादे ही थे ना। इतनी एडवर्स कंडीशन के अंदर जी मीडिया ने बिल्कुल बख्शा नहीं है मोदी साहब को। इतनी एडवर्स कंडीशन के अंदर भी, मैं आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं। नहीं, आप कर लीजिए। नहीं, मैं आपकी तरफ इशारा में किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो किसी ने बख्शा नहीं है उनको, फिर भी उन्होंने काम करके दिखाया, और उन्होंने काम करके दिखाया मैंने सबका काम किया, किसी कौम को ध्यान में रख के उन्होंने काम नहीं किया। यही आरोप बार बार लगता है ना। देखिए भैया, वो देखिए अभी वही कांग्रेस के पास एक ही मुद्दा है, वही तो कांग्रेस के पास ही एक ही मुद्दा है। जब कोई मुद्दा ही ना हो तो फिर आप इसी बात को छेड़ोगे बार बार। मुझे बताइए, इतने राइट्स हुए पूरे हिंदुस्तान में,
हितेंद्र देसाई के जमाने में 1969 के अंदर यहां कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब इतने बड़े राइट्स हुए थे, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। भागलपुर के बारे में कोई बात नहीं करेगा, मुजफ्फरनगर के बारे में कोई बात नहीं करेगा, बंबई के राइट्स के बारे में कोई बात नहीं करेगा। मोदी जी के बारे में बात इसके लिए करते, इसलिए नहीं कि हिंदू मुसलमान का राइट्स था, इसके लिए करते हैं कि हुआ क्या कि इन्होंने सोचा था कि ये तो कुछ काम करेगा ही नहीं, उन्होंने काम करके दिखाया, पॉपुलर हो गया, लोगों ने पसंद कर लिया, 3-3 बार उनको जिता के भेज दिया, तो इनकी छाती बैठ गई कि भैया ये तो फंस गए हम। अब इस आदमी के सामने हम न मुद्दे की बात कर सकते, मुद्दे की राजनीति कर नहीं सकते, विकास की राजनीति कर नहीं सकते, भ्रष्टाचार की राजनीति कर नहीं सकते। रहा मुद्दा कौन सा? गोधरा कांड निकालिए, बाद में गोधरा कांड निकालेंगे। जब उनसे हम पूछते हैं 1984 के राइट्स के बारे में, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। परेश जी, उस पर एक मेरा सवाल है, मैंने अभी अमित शाह जी से भी बात की थी, उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा था, आपके सामने भी रख देता हूं। 3 दिनों तक जो स्थिति थी वो बहुत सामान्य नहीं थी, चीजों पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन 3 दिन बाद यहां पर जो कार्यकुशलता मैंने देखी खुद, उसके बारे में तो हमेशा तारीफ अपनी रिपोर्ट में भी मैं करता रहा, लेकिन 3 दिन तक स्थिति काबू में नहीं थी। जाहिर सी बात है, उन 3 दिनों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, हो सकता है। देखिए, मैं मानता हूं आप सरकार को जिम्मेदार, लेकिन आप ये कैसा कह सकते हैं कि इन्होंने डिजाइन करके किया? आप मुझे बताइए, जो आदमी दंगे होते हैं जी, 3 जो नेबरिंग स्टेट की गवर्नमेंट थी उनको फोन उठा के कहता कि भैया मुझे पुलिस भेजिए। अब वहां 3 जो गवर्नमेंट थी वो तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अब मैं आपको फोन क्यों करूंगा? क्योंकि मैं ये रोकना चाहता हूं, क्योंकि मुझे डर है, मुझे खौफ है कि ये कहीं बहक न जाए, कहीं हाथ से बाहर न निकल जाए। इसी वजह से मैं आपको फोन लगाता हूं और आप कहेंगे मेरे पास पुलिस नहीं है। ये ऐसा कैसे? यार, कोई भी दुश्मन को भी कोई हेल्प करेगा। तो ये तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सोचा कि ये अच्छा मौका है, इसको दबोच लो, इसको मदद ही मत करो। तब जाकर होता क्या, किसी के हाथ में जब ये बात बहकती है जी, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है यार, ये बड़ा दुर्भाग्य कि मुसलमान जो हमारे, ये बार बार ये कहना कि हमारे भाई है, हमारे भाई है, ये भाई है, भाई के बारे में भाई है, भाई ये बार बार नहीं कहते, लेकिन जिस मुसलमान के साथ में हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, 1857 का जो था जो रिवोल्ट हुआ, तो भी हम लोग साथ में मिलकर किया जी, इतनी बड़ी तादाद में। और मैं कहता हूं कि इतनी टेरिफिक कौम है, इनको साथ में लेने के बजाय कांग्रेस ने ये किया है, डिजाइन किया है कि इसको अलग रखो, क्योंकि जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए जी, जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती ये कौम। ये सिर्फ अपने नबी करीम से डरने वाली कौम है जी, लेकिन उनको ऐसे, क्योंकि क्या है, जज्बाती बहुत है जी, मुसलमान भाई लोग जज्बाती बहुत है, तो बहका दिया। तो ऐसा कैसे, क्या आपको लगता है कि ये अंग्रेजों का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी? भैया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने खुला कहा था कि मुसलमान को माइनॉरिटी का लेबल क्यों देते, मुसलमान माइनॉरिटी कहां से? कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी का लेबल जो देते हो वीकनेस है, अनवारंटेड है, ये इसकी जरूरत नहीं है, सब साथ में कंधे से। अच्छा, जब अंग्रेजों के सामने लड़े तब भी मुसलमानों की तादाद कम थी जी, फिर रिवोल्ट हुआ था तब भी मुसलमानों की तादाद कम है, आज भी मुसलमानों की तादाद कम है, तो माइनॉरिटी कहां से आ गया? ये मोदी जी कहते सब एक है, सब एक है, तो सबका विकास साथ में होता है ना। इनका काम क्या है कांग्रेस वालों का कि अलग अलग करके रखो यार, अपना काम चल जाता है यार। अच्छा, अगर कांग्रेस के दिल में इतना ही भला है मुसलमानों के लिए, तो 65 साल के अंदर उन्होंने क्या किया? नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन कांग्रेस नहीं, ये गलत, ये तो वही तो बोलता हूं, कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यही है कि ये प्रॉब्लम जिंदा रखो, इसको कहीं भी ठंडा नहीं पड़ने दो, ये प्रॉब्लम को जिंदा रखो आप। और जिस दिन एक हो गए तो वाकई कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ये मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं मैं। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, क्या आपको वाकई में लगता है कि यही स्थिति है आज, जो ये सब है सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं है? कैसा बारे में? जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो डिवीजन की बात कही जाती है, ना सब बात गलत है। और हिम्मत सिंह जो कांग्रेस पार्टी हमेशा मुसलमानों को डरा डरा के वोट हासिल करना चाहती है, और मुसलमान अब डरने